स्वागत है आप सभी बच्चों का बालाजी एकेडमिक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और हम इस समय आपको जो है ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं क्लास 9th के साइंस का, जिसमें हम लोग थर्ड पार्ट ये बनाने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग आज पढ़ेंगे कि मास और वेट और आपके बहुत सारे और आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैं या बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ अ बॉडी इज़ द मेजरिंग ऑफ इज इनर्शिया। देखिए मास के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा और मास होता क्या है। बेटा मास कुछ और नहीं, एक प्रकार से किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट कंटेंट की बात कर रहे हैं हम लोग कि वो कितने कंटेंट से बना है। लिखा है वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है। ठीक है, वहीं एक साइकिल का इनर्शिया कुछ कम होगा, वहीं एक ट्रक का इनर्शिया कुछ ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। लिखा है इट रिमेन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। लिखा है ये हमेशा, इट रिमेन द सेम, ये हमेशा बेटा सेम रहेगा, भले ही ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पर हो, मून पर हो या किसी आउटर स्पेस की किसी और सेलेस्टियल बॉडी के साथ हो। लिखा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, लेकिन मास हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, वहीं जो वेट है बेटा वो चेंज हो जाता रहता है, क्योंकि एक्चुअली में वेट जो है वो एक फोर्स होती है। ठीक, तो यहाँ लिखा है वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड ऑन द मास। यहाँ ये बताया है हमें कि अर्थ जो है अट्रैक्ट करती है हर एक ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन फोर्स से, और इस फोर्स के अंदर डिपेंड होता है ये मास के अकॉर्डिंग, यानी जितना जिस बॉडी का मास होगा उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स एक्ट करते हुए वो चीज़ अट्रैक्ट होगी अर्थ की तरफ। अब लिखा है एक स्मॉल जी का प्रयोग हम यहाँ करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहती है। लिखा है साथ में द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स, जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, वो फोर्स होती है जो अट्रैक्ट करती है उसको अर्थ की तरफ। फॉर्मूला अगर हम देखें तो F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए होता है। ठीक है, F इक्वल्स टू एम इंटू ए आपने पढ़ा था, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन। बट जब बेटा अर्थ की बात आती है, यानी कि हमारे अर्थ से किसी चीज़ का अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग उसको ए को जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं, यानी ए जो है वो एक्सेलरेशन है विद एनी काइंड ऑफ अदर बॉडी, लेकिन जब अर्थ के साथ में जब अट्रैक्शन होगा तो मास इंटू ग्रेविटी कहलाया जाएगा, वो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब जिस फोर्स से अट्रैक्शन हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के अंदर, उसको ही वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू, और उसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू जी, यानी एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। मैं ये भी कह सकता हूँ, आपको यहाँ दिखा देते हैं। जैसे मैंने लिखा एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू एम इंटू जी, ये फॉर्मूला आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। अब आगे चलते हैं बेटा, लिखा है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स, क्योंकि एक वेट ऑब्जेक्ट की फोर्स है, इसकी वजह से उसकी जो यूनिट है बेटा वो क्या है, न्यूटन है। लिखा है द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट एक फोर्स है जो नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है यानी वैल्यू भी होती है, और डायरेक्शन यानी कि उसके अंदर एक दिशा भी होती है। लिखा है हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि वैल्यू ऑफ जी एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कभी बदलने वाली नहीं। इसी वजह से द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एम, माने जो वेट है वो बेटा सिर्फ मास पे डिपेंड है, वेट बढ़ेगा तो मास बढ़ेगा, मास घटेगा तो वेट घटेगा। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न, इसी कारण से एट अ गिवन प्लेस वी कैन यूज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज मेजरमेंट ऑफ इट्स मास, इसीलिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मेजरमेंट ऑफ उसके मास को हम लोग देखते हैं। लिखा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम, मास बेटा कभी बदलते नहीं है, और पूरे अर्थ पर और अलग अलग सभी प्लैनेट्स पर ऑलवेज सेम रहता है। अगला टॉपिक हमारे पास वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अगर हम एक मून पर जाते हैं तो वहाँ हमारी बॉडी का वेट कितना होगा, तो लिखा है वी हैव टू लर्न दैट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज़ द फोर्स। एक्चुअली में आपने पढ़ लिया कि जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का अर्थ के ऊपर वो तो एक फोर्स है जो कि अर्थ के द्वारा एग्जर्ट की जाती है, लेकिन लिखा है इसी तरीके से जब किसी हम मून पर या किसी अदर सेलेस्टियल बॉडी पर पहुंचते हैं तो वहाँ भी एक फोर्स काम करती है जो अट्रैक्ट करती है हमारे मास को, उसके हिसाब से जितना उसका फोर्स होगा उसी हिसाब से वो हमारा वेट भी निकाल कर देती है। लिखा है अगर आप देखें तो यहाँ एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो पिछले में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला, ये W इज इक्वल्स टू, वहाँ पर आपने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू जी इंटू एम, एम कैपिटल इंटू एम स्मॉल अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर जो WM लिखा है आपके पास, ये जो WM यहाँ पर लिखा हुआ है, ये WM ये क्या है, वेट ऑफ द मून है। यहाँ ये जो G लिखा है ये ऐसे, ये आपका वो है कांस्टेंट G जो बड़ा वाला है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
बड़ा वाला m मून का मास है, छोटा वाला m आपका ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है, और आर स्क्वायर जो है आपका ये मून का ही रेडियस है। चलिए अब लिखा है, इन सभी की वैल्यूज़ रखी हुई हैं आपके सामने, इनको लेकर के आप जब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको 1/6 वैल्यू मिलने वाला है, जो कि यहाँ इस जगह पर आपको दिया हुआ है। अब ये 1/6 है क्या, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर किसी भी मास का ऑब्जेक्ट का 10 किलो दे रखा है आपको, ध्यान रखिएगा मास की यूनिट किलोग्राम होती है और वेट की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है बेटा। लिखा है व्हाट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ, लिखा है अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलो है तो वेट क्या होगा, तो आप जानते हो मास 10 है, डब्ल्यू का फॉर्मूला W=m/g होता है, g इज ऑलवेज फिक्स्ड, 9.8 इंटू 10 आप करेंगे तो 98 न्यूटन आपका आंसर आने वाला है। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, और उसके बाद में हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, या आपको एक न्यूमेरिकल की वीडियो जो डाली जाएगी जस्ट इसके बाद में, उसको मैं आपको सारे एग्जांपल्स विद उसकी एक्सरसाइज सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर की बात करें तो बेटा एक्चुअली में थ्रस्ट इज़ नथिंग, मतलब एक तरीके से थ्रस्ट जो है वो फोर्स ही है। आप जानते हो, बहुत पहले से समझते हुए आ रहे हो कि थ्रस्ट क्या है। लिखा है बस यहाँ एक चीज़ आपको जो है वो समझनी है मेन, लिखा है हैव यू एवर वंडर वाई अ कैमल कैन रन इन डेजर्ट। आपने कभी तो सोचा होगा कि एक ऊंट जो है आराम से बड़ी आसानी से एक मतलब रेगिस्तान में चल लेता है। वाई एन आर्मी टैंक वेट मोर देन 1000 टन, क्यों एक आर्मी टैंक का वजन 1000 टन से भी ज़्यादा होता है फिर भी ये कंटिन्यूस चेन के ऊपर चल लेता है। लिखा है वाई अ ट्रक और मोटर बस हैज़ मच वाइडर टायर, क्यों ट्रक के या मोटर बस के टायर्स मोटे मोटे होते हैं। लिखा है वाई कटिंग टूल्स हैव शार्प एजेस, क्यों काटने वाली चीज़ों का जो साइड का एजेस होता है वो शार्प होता है। लिखा है इन सभी चीज़ों को अगर हम देखें, इनको सबको हम पढ़ें, क्वेश्चंस को हम लोग समझें, तो हमें ये समझ में आएगा कि फिनोमिना इसके अंदर जो इन्वॉल्व है इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट। इससे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्या वो आता है बेटा, हमें नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट समझ में आता है, नेट फोर्स। लेकिन ना पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रस्ट, जब भी ध्यान रखिएगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर, मान लीजिए सरफेस है उस पर इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई कोई फोर्स लग रही होगी, तो बेटा वो जो फोर्स होगी वो हमारी क्या होगी, थ्रस्ट होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं थ्रस्ट और प्रेशर के, और जो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बेटा, प्रेशर बढ़ता है तो एरिया घटता है, एरिया घटता है तो प्रेशर बढ़ता है, बट प्रेशर बढ़ता है तो फोर्स भी बढ़ती है, फोर्स बढ़ती है तो प्रेशर भी बढ़ता है। अब एक सिचुएशन दे रखी है आपको, कहा गया है आपको एक पोस्टर लगाना है बुलेटिन बोर्ड के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप एक थंब पिन लेंगे और थंब पिन के बिल्कुल बाहर जो मोटा वाला सरफेस होता है वहाँ से आप उसको पंच करना स्टार्ट करेंगे, आप पुश करना स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ उसके अंदर बिल्कुल छोटी सी नोक नुकीली जगह है वहाँ से वो अंदर जाने लगेगी। इसका मतलब हमने ये देखा कि हमने जब फोर्स लगाई, परपेंडिकुलर थ्रस्ट लगाया, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया, इसी वजह से वो चीज़ अंदर की ओर चली गई। ये यहाँ पर इसकी फ़ोटो इमेज दे रखी है आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का लगा रहा है ये बच्चा। साथ में सिचुएशन नंबर सेकंड दे रखी है कि आप जब एक रेतीली जगह खड़े हुए हैं अपने पैरों से, तो आप उस जगह खड़े हुए हैं तो आप ना गहराई में जाते जाएंगे, जैसे कि दलदल में हम जब सीधे खड़े होते हैं तो चले जाते हैं, और आप अगर उसमें थोड़ा सा लेट जाते हैं सैंड पर या उस जगह पर, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर से जो भाई देखिए आपका मास तो नहीं बदला, आपके अर्थ के द्वारा लग रही फोर्स जो है, ठीक है, हमारे पास वो भी नहीं है, बदलेगी, बट एक्चुअली में सरफेस एरिया चेंज होगा, जितना एरिया बढ़ेगा उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही वाली बात यहाँ से सिचुएशन नंबर 2 में दी है आपको। अब लिखा है यू हैव लर्न दैट वेट इज़ द फोर्स, एक्चुअली में बेटा हमने पढ़ लिया कि वेट कुछ और नहीं, वेट सिर्फ क्या है, फोर्स है, जो एक्चुअली वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है नीचे की ओर। यहाँ लिखा है हियर द फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द सैंड। यहाँ जब आप सीधे पैरों से खड़े थे तो परपेंडिकुलरली नीचे लग रही थी फोर्स, और वहीं जब हम उसके ऊपर लेट गए तो सरफेस एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया बराबर, और उसके अंदर प्रॉपर सी कंडीशंस हो गई। लिखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। अब यहाँ पर ये बताया गया कि जो फोर्स एक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट पर वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। फॉर्मूला अब यहाँ पर हमारे पास उसकी एसआई यूनिट वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए फॉर्मूला कुछ हमारे पास में ये है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया। देखिए ऊपर वाला फोर्स है, नीचे वाला एरिया है, और ये आपको प्रेशर दिया हुआ है। अब यहाँ पर जब भी याद रखिएगा जो फॉर्मूला आपके पास बन रहा है वो बन रहा है PA, पास्कल इज इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, पर मीटर स्क्वायर।
तो यहीं पर हमारे पास में ऐसा यूनिट भी दिया थ्रस्ट की एरिया की 9.20 एग्जीक्यूशन के हिसाब से लिखा है। हम लोगों को ऐसा यूनिट का अगर फॉर्मेशन देखना हो तो कैसे बना, हमने आपको बताया कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बन गई वैल्यू इन। अब ये बनी किसके, साइंटिस्ट के बेस पर बेटा। तो एक्चुअली में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल जो थे, इनके ऐसा यूनिट दिया था प्रेशर का, उसको इन्होंने पास्कल दिया था, जो कि पीए, देखिए ये जो दिया हुआ है बड़ा वाला पीए से दिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर छोटा पी लिख देते हैं, ऐसे करके आप पी लिख देते हैं छोटा, तो ये गलत होगी। ऑलवेज पहला पी बड़ा आएगा और ए छोटा स्मॉल आना चाहिए, जब ये सही होगा। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है जो मैं आपको न्यूमेरिकल वाले वीडियो में डाल दूंगा। चलें आगे। लिखा बेटा द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट अ लार्ज प्रेशर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ मैं। यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पर एक ही बॉक्स को दो तरीके से रखा गया है ऊपर किसी टेबल टॉप के ऊपर। तो यहाँ कह रहा है आपसे कि दोनों कंडीशन में प्रेशर निकालिए किस में ज़्यादा होगा। तो एक में 2450 न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रहा है और दूसरे में 612 आ रहा है। तो जिसमें 2450 आ रहा है वो ज़्यादा है, इसलिए उस पर ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट हो रही है। और वो कौन सा होगा बताइए आप सभी लोग कमेंट करके मुझे नीचे, कि इस दोनों में से कौन से वाले में ज़्यादा होगी। अगर हम लोग देखें तो ऐसे ही ऑब्वियसली ऐसे ही देख करके बताएं। तो एक्चुअली बेटा अगर हम बात करें तो ये आपका जो 20/10 था, ठीक है ना, कौन सा था 20/10, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि आपको देखने में मालूम चल रहा होगा। लिखा है द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन अ smaller area exert a large pressure and the smaller area pressure on a large area. This is the reason why a nail has been pointed tip. इसीलिए एक नेल के अंदर पॉइंटेड टिप होती है। और आप एग्जाम्पल को जानने के लिए एक काम कर सकते हैं, आप घर पर अपने एक पेन लीजिए और पेन को ऐसे दोनों उंगली के बीच में पकड़िएगा, और जब आप उसको दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जहाँ पर जो जिस पेन पॉइंट से आप लिखते हो जिस जगह से, वो जगह आपको दर्द होने लगेगा और आपके अंदर आपके जो हाथ है उसमें दिक्कत होने लगेगी। देखा, दिस इज द रीज़न वाई अ नेल हैज़ पॉइंटेड टिप, नाइफ हैव शार्प। इसी वजह से चाकू हैं, चाकू जो होते हैं वो पेने होते हैं, उनकी एजेस पेने होते हैं। बिल्डिंग्स है वाइड फाउंटेन्स, ठीक है, इस तरीके की सारी चीज़ें दी हैं। अब फ्लूइड में जब प्रेशर होगा तब उस स्थिति में हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो लिखा है कि प्रेशर इन द फ्लूइड्स, ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। सारे लिक्विड सारी गैसेस फ्लूइड होती हैं। अ सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन अ सरफेस ड्यू टू इट्स वेट। किसी भी जगह किसी भी सरफेस पर जब प्रेशर एक्सर्ट करता है सॉलिड, तो बेटा वो बिकॉज ऑफ व्हाट, उसके वेट के कारण। सेम इसी तरीके से लिक्विड में भी वेट होता है और उस वजह से वो उस पर भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। लिखा है एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज। जिस कंटेनर में वो इनक्लोज होंगे, जिस कंटेनर में वो भरे हुए रखे होंगे, वो उस कंटेनर की वॉल्स पर, उसकी दीवारों पर कहीं ना कहीं प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लिखा है प्रेशर एक्सर्ट इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिट अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। बेटा हर डायरेक्शन में वो जो प्रेशर है वो लगता है। बॉयंसी एक अलग पॉइंट, अलग पार्ट हमारे पास में आ गया जिसका नाम है बॉयंसी। बॉयंसी का आप लोग पढ़ोगे, बॉयंट फोर्स से रिलेशन है। ये एक प्रकार की लिक्विड द्वारा लगने वाली फोर्स है। चलिए आइए जानते हैं क्या है। लिखा हैव यू एवर हैड अ स्विम इन अ पूल। आप कभी किसी पूल में नहाने गए होंगे, तो आप जब उसके अंदर जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं। इसी तरीके से जब आपने कभी भी एक बाल्टी भर के कुएं से पानी निकाला होगा, तब भी आपने वहाँ पर बहुत हल्का उस बकेट को फील किया होगा जब वो पानी में पड़ी हुई है। जैसे ही आप उसको खींचते हो ऊपर की ओर तो वो हैवी हो जाती है। देखा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ शिप मेड ऑफ आयरन। कभी आपने भी सोचा होगा कि जो आयरन इतने बड़े बड़े जहाज बने हुए हैं, टनों टन वजनी, वो क्या करते हैं, वो इतने टनों टन वजनी जहाज पानी में तैर लेते हैं। बट वहीं अगर हम बात करें किसी भी छोटे से टुकड़े की, लोहे की या स्टील की, तो वो पानी के अंदर डूब जाता है। तो लिखा है इस सभी का रीज़न है वहाँ पर बॉयंट फोर्स और उसकी डेंसिटी। चलिए यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाया गया है, कहा गया है कि आप एक खाली बोतल लीजिए और उस खाली बोतल को लेकर के आप क्या करिए, अब उसका ऊपर से माउथ बंद कर दीजिए और उसको लेकर के आप बहुत एयर टाइट स्टॉपर के साथ उसमें धक्का दीजिए, उसको पानी के नीचे डुबाना की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि जितना आप नीचे गहराई में लेते जाएंगे उतनी तेज फोर्स आपके हाथ के ऊपर लगेगी और आप जैसे ही उसको छोड़ देंगे तो तुरंत पानी उस बोतल को ऊपर की ओर फेंक देगा। कारण क्या है बेटा, एक्चुअली में ये कारण है बॉयंस फोर्स का, जो कि पानी लगा रहा है। बॉयंट फोर्स इसे हम लोग कहते हैं। इस पैटर्न पर आपको ये बताया। लिखा है द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशन अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ एक्ट्स ऑन द बोतल। यहाँ लिखा है कि जो फोर्स ग्रेविटेशन के कारण, अट्रैक्शन के कारण अर्थ के द्वारा जो बोतल पर लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो द बोतल इज पुल टू डाउनवर्ड, इसीलिए बोतल को नीचे की ओर खींचा जा रहा है। वहीं बट द वाटर एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स, लेकिन बेटा वाटर जो है वो ऊपर की ओर एक फोर्स लगा रहा है, बोतल ऊपर की ओर। लिखा है द बोतल इज पुश्ड अपवर्ड, तो बोतल ऊपर की ओर जाने लगी है। लिखा है वी हैव लर्न दैट, हमने ये पढ़ा कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। एक्चुअली में जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो फोर्स होती है किसके कारण,
ग्रेविटेशन के अट्रैक्शन के कारण अर्थ पर। व्हेन द बॉटल इज इमर्स, जब पानी की बोतल पूरी तरीके से पानी में चली जाए, तो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय, अब एक अपवर्ड फोर्स ऊपर की ओर लगेगी, जो वाटर उसके ऊपर लगाएगा बोतल पर, वो ज़्यादा होगी देन इट्स वेट, उसके वेट के अकॉर्डिंग। इसीलिए जो है बोतल अपने आप ही ऊपर की ओर खिसक कर आ जाएगी। लिखा है अगर आपको बोतल को कंप्लीटली उसके अंदर इमर्ज रखना है तो अपवर्ड फोर्स जो बोतल पर लग रही है उसको बैलेंस करना होगा, उसको कैंसिल करके बराबर करना होगा। लिखा दिस कैन बी अचीव बाय द एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स, और वो ऊपर से अप्लाई की जा रही फोर्स के थ्रू ही हो सकता है। लिखा दिस फोर्स मस्ट बी एटलीस्ट बी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द अपवर्ड फोर्स एंड द वेट ऑफ द बोतल, यानी जो फोर्स है उसका जो वैल्यू है वो इक्वल, लीस्ट भी इक्वल होनी चाहिए डिफरेंस बिटवीन अपवर्ड फोर्स और उसके वेट की बोतल के। ठीक है बेटा, लिखा था अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट बाय वाटर ऑन द बोतल। अब जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट की जा रही है किसके थ्रू, वाटर थ्रू, ऑन द बोतल, बोतल के ऊपर, उसको बोलते हैं अपथ्रस्ट, और उसको दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं बॉयंट फोर्स भी कहते हैं। यही बताया गया है कि जितने भी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं इस फोर्स को, बॉयंसी जिसे हम लोग कहते हैं, दे आर इमर्ज इन फ्लूइड, वो फ्लूइड में इमर्ज यानी डूब जाते हैं। और द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बॉयंट फोर्स डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और उसकी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, जिसे हम लोग मास पर वॉल्यूम भी कहते हैं। लिखा है बाय ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। क्यों ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं या डूब जाते हैं जब हम उनको किसी पानी के सरफेस पे रखते हैं? तो आइए जानते हैं इसका रीज़न क्या है। लिखा है, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप क्या करिए, एक इस तरीके का ये बीकर जो आपको दिखाया हुआ है इसको लीजिए। इस बीकर के अंदर दो चीज़ डालनी है आपको, एक तो आपको ये डालना है लकड़ी का कॉर्क, एक आपको ये नील डालनी है। ठीक है बेटा, इनको डालकर ये कहा गया कि आप जब एक लकड़ी के कॉर्क को इसके ऊपर डालेंगे वाटर के ऊपर तो आप देखेंगे कि वो तैर जाएगा, लेकिन वहीं जब आप एक छोटी सी आयरन की कील उसके अंदर डालेंगे तो देखेंगे वो डूब जाएगी। कारण क्या है ये समझते हैं। लिखा है द नेल सिंक द फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स डाउन, बिकॉज बेटा ग्रेविटेशन फोर्स ने उसको नीचे खींच लिया, जो क्या लगती है, जो लगती है mg। लिखा है देयर इज एन अपथ्रस्ट ऑफ अ वाटर ऑन द नील, वहीं पानी द्वारा एक अपथ्रस्ट भी लगाया गया होगा ऊपर की ओर, जो पुश कर रहा होगा इसको ऊपर की ओर। लेकिन क्या हो रहा है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट है, इसीलिए पानी के अंदर नेल डूब जाती है। वहीं आप दोबारा इस काम को करिए और एक लकड़ी का पीस लीजिए। लिखा है द कॉर्क फ्लोट वाइल द नेल सिंक्स, एक लकड़ी का टुकड़ा तैर गया, वहीं एक कील डूब गई। लिखा है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर डेंसिटीज, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी डेंसिटीज के बीच में डिफरेंस देखने को मिलता है। लिखा है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा जो डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की उसको हम लोग डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम के बेस पर। लिखा है द डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस, यानी जो कॉर्क है उसकी डेंसिटी कम है, किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। इसका मतलब जो अपथ्रस्ट होगी पानी के ऊपर कॉर्क द्वारा वो ग्रेटर होगी, किससे, वेट ऑफ द कॉर्क से, तो बेटा वो फ्लोट कर जाएगा ऊपर की ओर। लिखा है द डेंसिटी ऑफ एन आयरन नेल इज मोर, डेंसिटी जो आयरन नेल की है वो ज़्यादा है, किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से, पानी से। इसका मतलब दिस मीन्स दैट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द आयरन नेल इज लेस, इसका मतलब जो अपथ्रस्ट है वाटर की ऑन द आयरन नेल इज लेस देन द वेट ऑफ द नेल, वो नेल से कम है, सो वो सिंक हो जाएगी। लिखा देयरफॉर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड, जिन चीज़ों की डेंसिटी क्या होती है, लेस देन होती है लिक्विड से, वो फ्लोट कर जाते हैं लिक्विड पे, और वहीं अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो वो लिक्विड में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहा गया और किसके सिद्धांत पे बेस्ड है, तो देखिए यहाँ दिया हुआ है। आर्किमिडीज जो हैं साइंटिस्ट थे जिनके बेस पर ये कहा। लिखा है आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट। आर्किमिडीज बेटा ग्रीक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो डिस्कवरी की थी, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स बनाए, सब्सटेंटली उन्होंने नाम दिया, उनके नाम को लेकर के ही आज हम लोग समझ रहे हैं। लिखा है आफ्टर नोटिसिंग दैट, एक समय पर ये क्या कर रहे थे कि बाथ टब में जब ये एंट्री किए तो इन्होंने देखा कि बाथ टब में से सारा मतलब जितना ये एंट्री किए उतना पानी बाहर आ गया, तो वो चिल्लाते हुए सड़कों पर भागने लगे, यूरेका यूरेका। ठीक है, और वहाँ पर इन्होंने इसका मतलब जो यूरेका वर्ड का मतलब था वो उसका मतलब था आई हैव गॉट इट, यानी मुझे मिल चुका है। और इनकी इस नॉलेज को समझने के बाद में इन्होंने किसी भी जो राजा है उसके ताज के अंदर कितना गोल्ड प्योरिटी है वो जानने के लिए इन्होंने अपने आविष्कार को यूज़ किया। इनका बहुत सारा नाम हुआ ज्योमेट्री के फील्ड में, मैकेनिक्स के फील्ड में, और बहुत फेमस भी हुए। साथ में इन्होंने लीवर, पुली, व्हील, एक्सल, इन सभी की जानकारी भी दी, और जिससे कि बहुत ज़्यादा हेल्प हुई रोमन आर्मी के बारे में।
अब अगला पार्ट हम लोग देखें तो यहाँ लिखा है कि आप एक काम करिए, आप एक पत्थर लीजिएगा। एक्टिविटी ये कराई जा रही है किसको लेकर के, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लेकर के बेटा। लिखा है एक आप क्या करिए, पीस ऑफ स्टोन लीजिए और उसको क्या कर दीजिए, बांध दीजिए वन एंड उसका एक रबर स्ट्रिंग से और स्प्रिंग बैलेंस से, और उसको लेकर के आप क्या कर दीजिएगा, इस तरीके से देखिए ऊपर दिखाया हुआ है कि आपको एक छोटे से बीकर जो दिया हुआ है, इस बीकर में आपको क्या कर देना है, उसको डुबो देना है। अब होगा क्या, ये करवाना क्या चाहता है, लिखा है यू विल फाइंड दैट द इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस। आप देखेंगे कि उसका जो बैलेंस जो रीडिंग आ रहा है वो डिक्रीज हो जाएगा, साथ में इलोंगेशन भी डिक्रीज हो जाएगा, और स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर इन द वाटर, और स्टोन जो है बेटा वो नीचे पानी में जाने लगेगा। हाउएवर नो फर्दर चेंज इन ऑब्जर्व वंस द स्टोन गेट फुल्ली इमर्स्ड। लेकिन जब पूरी तरीके से वो पत्थर वो स्टोन जमी उस पानी में डूब जाएगा तो उसके अंदर अब कोई भी प्रकार का चेंज नहीं होने वाला। देखा व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द डिक्रीज इन द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, आपने क्या देखा उस कंडीशन में, और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में आपने क्या देखा। तो लिखा है वी नो दैट द इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, यानी हम लोगों ने ये देखा कि जो इलोंगेशन प्रोड्यूस होगी स्ट्रिंग में और स्प्रिंग बैलेंस में वो क्यों होगी, इज ड्यू टू द वेट ऑफ द स्टोन। बेटा किस कारण से, स्टोन के वेट की वजह से। लिखा है सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे एक्सटेंशन कम होगा डिक्रीज होगा, द स्टोन इज लोअर्ड इन द वाटर, इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इज अपवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स एक ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो नेट फोर्स होगी स्ट्रिंग के ऊपर वो डिक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद में एलोंगेशन भी ऑल्सो डिक्रीज होने लगेगा। और इस सभी चीज़ों का जो आपको एक निष्कर्ष निकाल कर दिया वो ये दिया, लिखा है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स फुली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, जब एक बॉडी पूरी तरीके से या आधी तरीके से किसी भी लिक्विड फ्लूइड में डूबी जाती है तो वो एक्सपीरियंस करती है एक अपवर्ड फोर्स को, यानी ऊपर लगने वाली एक फोर्स को, दैट इज इक्वल टू दी, और वो जो फोर्स है वो इक्वल होती है टू दी वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट, और जितना वो बाहर लिक्विड फेंकती है उसके बराबर होती है। लिखा है इस सभी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स को, इनकी एप्लीकेशंस को समझने के बाद में हम लोगों को बहुत हेल्प हुई। हम लोगों ने शिप्स डिज़ाइन किए, आज साइंटिस्टों ने शिप डिज़ाइन किए हैं, अलग अलग सबमरीन्स, लैक्टोमीटर जिससे हम लोग दूध की शुद्धता को नाप लेते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमारे आसपास हैं, और इनसे इनके अच्छे यूज़ से ही हम लोग आज साइंस में तरक्की कर पा रहे हैं। अगर साइंटिस्ट नहीं होते तो शायद हम लोग आज जो इनका योगदान है उसी कारण से आज हम लोग तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इनका धन्यवाद करना चाहिए। इन्होंने अपने पूरे जीवन को हमारे लिए ही त्यागा है। तो आप अगली वीडियो का इंतज़ार करें, और मैं अगली वीडियो में आपकी जो है इस पूरी एक्सरसाइज के बारे में, साथ में आपके कोई अगर डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊँगा। जब तक के लिए धन्यवाद।